क्या होगा, मुझे उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछना है। वो अगर क्वेश्चन मुझे आ जाता है, आपको आ जाता है बेसिकली, तो मुझे ये डाउट मेरा क्लियर हो जाएगा कि द टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है, क्वेश्चन इनमें से कौन, जो संडे को दिया था वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन जवाब देता है। आई गेस यहाँ फ्लैश नहीं हो रहा है, राइट? ठीक है, अभी ठीक है कि अभी बेटर है? बंद करो सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर। ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, राइट। फर्स्ट ए बी सी डी, अब मुझे पता नहीं मैंने वहां ऑप्शंस क्या लिखे थे, बट मैं इंटरचेंज जैसा भी हो, फिशेस या बेसिकली हाँ फिश लिख सकता हूँ, नहीं फिश को मिटा देता हूँ, जो वहां लिखे थे ऑप्शंस वही लिखता हूँ, राइट। एम्फीबियंस, मैमल्स, रेप्टाइल्स, और लास्ट है एव्स, मतलब बर्ड्स। इनमें से कौन एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हैं? बताइए ऑप्शंस, कौन सा आंसर करेक्ट है मैमल्स। विथ रीजन? मैमल्स, मैमल्स। क्योंकि बाकी तीन एब्डोमिनल ब्रीथिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्किन के थ्रू करता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल एंड एव्स नेगेटिव ब्रीथिंग करते हैं, ओके, पॉजिटिव जिसने ब्रीथिंग बोला, करते हैं। हाँ जिसने बोला करेक्ट आंसर बोला, बट शायद मेरे सुनने में दिक्कत हो गई है, पता नहीं। बाकी सब मैमल्स को छोड़ के स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ये बोला था क्या? मैमल्स को छोड़ के ऐसा एक ही है जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, वो है एम्फीबियंस। हाँ सर, मैमल एम्फीबियंस को, बोला था। ओके ठीक है, तो मेरे सुनने में दिक्कत हुआ होगा। तो अकेला एम्फीबियंस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। पॉजिटिव ब्रीथिंग की बात की जाए, ये भी पॉजिटिव ब्रीथिंग, ये भी पॉजिटिव ब्रीथिंग, ये भी पॉजिटिव ब्रीथिंग। तो एब्डोमिनल ब्रीथिंग का मतलब क्या है, आपको समझ गया है, मुझे पता है। एब्डोमिनल ब्रीथिंग मतलब कौन अपने पेट के थ्रू ब्रीथिंग कर पाता है, ये नहीं है उसका आंसर। उसका आंसर ये है, इनमें से कौन, पेट से ब्रीथिंग नहीं, इनमें से कौन अपने डायफ्राम को वापस ओरिजिनल पोजीशन पर लाने के लिए एब्डोमेन की मदद लेते हैं? आंसर इज वी, एंड वी कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। हम मदद लेते हैं हमारे ऑर्गन्स की, हमारे ऑर्गन्स अंदर पुश होते हैं, जो डायफ्राम को बोलते हैं मनमानी कर ली, चल वापस ऊपर जा। तो डायफ्राम को वापस अपनी ओरिजिनल विच शिप, डोम शिफ्ट पर लाने के लिए कौन हेल्पफुल है? एब्डोमिनल ऑर्गन। तो एब्डोमेन ब्रीथिंग नहीं करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए मदद करते हैं। तो एब्डोमेन किसको पुश करता है? आंसर इज डायफ्राम। तो डायफ्राम को पुश करता है, तो इनमें से किसके पास डायफ्राम है? मैमल्स के पास। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। डाउट है किसी को इसमें? नहीं सर। ओके फाइन। आज भी मैं मेरा डिवाइस लाना, डिवाइस इन द सेंस वो बॉटल लाना भूल गया, राइट। तो एनीवेज सबने, पॉजिटिव ब्रीथिंग सिर्फ एम्फीबियंस करते हैं ना? क्या बोल रहे हो? और पॉजिटिव ब्रीथिंग सिर्फ एम्फीबियंस करते हैं ना? नो, पॉजिटिव ब्रीथिंग एम्फीबियंस नहीं करते हैं। एम्फीबियंस स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाते। उनके पास लंग्स रहते हैं, बट मैक्सिमम टाइम वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज वो अपने वॉल्यूम को, बेसिकली अपने लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाते, राइट। इसलिए लंग्स का वॉल्यूम वो गल्प करते हैं एयर, उनमें पॉजिटिव प्रेशर ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब अंदर से उनका इनबिल्ट नेगेटिव प्रेशर नहीं होता है। लंग्स में उनके भी एयर जाती है, वो भी लंग्स फंक्शनल हैं, वो भी लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्क इतना है, उनके लंग्स में, एम्फीबियंस के लंग्स में एयर जाने के लिए कोई अंदर से नेगेटिव प्रेशर नहीं क्रिएट होता है। वो अपने माउथ में एयर गल्प करते हैं और बोलते हैं देखो प्रेशर क्रिएट कर लिया, एयर को जबरदस्ती अंदर रश करना पड़ता है। ये होता है एम्फीबियंस। लंग्स का इस्तेमाल चारों क्लास में होता है, और लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाती है या प्रेशर को डिक्रीज नहीं कर पाती है वो एम्फीबियंस में, इसलिए वो स्किन से करते हैं। तो एम्फीबियंस को अलग। एव्स और रेप्टाइल्स, इनमें भी लंग्स होती है, पर ये सिर्फ थोरैसिकली ब्रीथिंग कर पाते हैं, मतलब सिर्फ थोरैक्स, मतलब ये वाले रिब्स के थ्रू ही कर पाते हैं, थोरैसिक ब्रीथिंग कर पाते हैं बस। डायफ्राम इज द स्पेशलिस्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैमल्स, राइट अनामिका? क्लियर है डाउट? हाँ सर,
सर मतलब पॉजिटिव ब्रीथिंग एम्फीबियंस एप्स और रेप्टाइल तीनों भी करते हैं, ऐसा आपका तीनों भी कहना है? करते हैं, राइट राइट, सभी करते हैं, बट मोस्ट इवॉल्व्ड ब्रीथिंग मैमल्स में होती है क्योंकि उनमें दोनों भी है, डायफ्राम भी है, थोरासिक भी है। रेप्टाइल और एव्स में सिर्फ थोरासिक है। एम्फीबियंस में भी थोरासिक है, पर वो नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप ही नहीं कर पाते, इसलिए वो एयर को गल्प करते हैं। ठीक है, चलो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो हमने पढ़ लिया था सर उसकी टाइप। रेप्टाइल और एव्स नेगेटिव ब्रीथिंग भी करते हैं क्या? देखो, रेप्टाइल्स और एव्स नेगेटिव ब्रीथिंग करते हैं क्या? आंसर वुड बी नो। बेसिकली नेगेटिव प्रेशर मतलब नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप कर पाते हैं क्या? मोस्टली वो नेगेटिव प्रेशर आप समझ सकते हो, हाँ, रेप्टाइल्स और एव्स ये भी नेगेटिव प्रेशर कर पाते हैं, सिर्फ थोरासिक से, डायफ्राम से नहीं। डायफ्राम उनके पास रहता ही नहीं। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में सबको कैटेगराइज कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये एम्फीबियंस, ये रेप्टाइल, ये एव्स और लास्ट में मैमल्स। ठीक है, जिसको डाउट होगा वो जिसको भी डाउट होगा वो देख सकता है इसको अच्छे से। मैमल्स में थोरासिक भी है, मतलब रिप्स भी है और डायफ्राम भी है। ठीक है, तो रिप्स के रहने की वजह से मैमल्स में थोरासिक ब्रीथिंग भी पार्टिसिपेट होती है और डायफ्राम के रहने की वजह से एब्डोमिनल ब्रीथिंग भी होती है मैमल्स में। एव्स और रेप्टाइल्स में सिर्फ रिब्स है, कोस्टल है। ठीक है, सिर्फ कोस्टा है, कोस्टा किसका वर्ड है? रिप। इनमें ये होने की वजह से इनमें नेगेटिव प्रेशर होता है, इनमें भी नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, बट बहुत कम एज कंपेयर टू मैमल्स। ठीक है, तो ज्यादा रेस्पिरेशन, ज्यादा ब्रीथिंग अच्छा है इसका है। एम्फीबियंस का देखा जाए तो मोस्टली पॉजिटिव ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है नेगेटिव प्रेशर डेवलप करने के लिए। हमारे रिब्स के थ्रू कितना परसेंट ब्रीथिंग होता है? मैंने बताया था सिर्फ 20%। मतलब हमारे लंग्स का वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज कर पाते हैं रिब्स? सिर्फ 20%। ज्यादातर वॉल्यूम किससे इंक्रीज होता है? डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से। तो आप खुद ही इमेजिन करो, जब आप इनहेलेशन करोगे, आप सांस अंदर लेते हो, ये वाला रीजन ज्यादा नीचे बेंड होता है, मतलब थोरासिक एब्डोमिन ज्यादा नीचे प्रेस होता है, डायफ्राम। तो डायफ्राम के प्रेस होने की वजह से 80% हम सांस ले पाते हैं अंदर, और थोरासिक की वजह से सिर्फ 20। तो दोनों भी हमारा प्रेशर, या थोरासिक और डायफ्राम दोनों भी हमारा लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं। सर लंग्स का वॉल्यूम होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हाँ। तो दोनों भी बाहर के रेस्पेक्ट में हमारा अंदर का प्रेशर कम करना चाह रहे हैं, पर मैमल्स में रिब्स और डायफ्राम दोनों पार्टिसिपेट कर जाते हैं। रेप्टाइल और एव्स में सिर्फ रिब्स होती हैं, इसलिए इनमें सिर्फ थोरैसिक ब्रीथिंग दिखता है। तो हम में 20 प्लस 80 100% ब्रीथिंग होती है। बहुत अच्छा हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि हमारे पास डायफ्राम है। रेप्टाइल और एव्स में रिब्स रहने के कारण ये भी नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप कर पाते हैं हमारे जैसे, पर हमारे जितना प्रेशर कम ये नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास डायफ्राम नहीं होता है। एम्फीबियंस का केस ही अलग है। एम्फीबियंस के पास ऑर्गन्स अंदर पॉजिटिव ब्रीथिंग के लिए डेवलप, बेसिकली लंग्स होने के बावजूद, सब में लंग्स है, लंग्स होने के बावजूद ये अपना प्रेशर घटा नहीं पाते हैं, इसलिए नेचर ने इसको गल्पिंग एयर का मैकेनिज्म दिया गया है। तो पॉजिटिव में एम्फीबियंस, नेगेटिव में ये तीनों, थोरासिक ब्रीथिंग में सिर्फ ये दो, थोरासिक प्लस एब्डोमिनल में ये अकेला मैमल्स। ठीक है, राइट। सो आई विल गिव यू ए चार्ट, मैं एक चार्ट भेजूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना, आपको रिकॉल हो जाएगा। बेसिकली ये समझने के लिए आपको 11 के कुछ चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं जो हमने स्टार्ट नहीं किया है, वो किंगडम से स्टार्ट होता है, उसको फिर कभी देखते हैं। तो टाइप में इनहेलेशन कैसा है? ब्रीथिंग इन टेकिंग रिच एयर, रिच विथ ऑक्सीजन, मतलब ब्रीथिंग, मैं फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा, ब्रीथिंग इन एयर रिच विथ O2। ठीक है, ज्यादा किसमें मात्रा होगी इसकी? ऑक्सीजन की मात्रा होगी। यहाँ क्या होगा? ब्रीथिंग आउट एयर रिच विथ CO2। तो CO2 की मात्रा इसमें ज्यादा होगी, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस, कैसा प्रोसेस है? इनहेलेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ होता है। अगर थोड़ा पेंट दिख रहा होगा, लाइट हो रहा होगा तो मुझे बताना, राइट। मसल्स का
मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, मैं ब्लू से लिखता हूं, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सेलेशन कैसा प्रोसीजर है? ये एक पासिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगती बिकॉज यहाँ पर मसल्स का रिलैक्सेशन होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो वही बलून और इसका मैकेनिज्म आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? स्टेर्नम एंड रिब्स, ठीक है। तो स्टेर्नम ये और इसके साथ अटैच हुई रिब्स, क्या होता है इनका? ये बाहर तरफ आती है, स्टेर्नम एंड रिब्स। व्हेन डू दे गो आउटवर्ड? देखो आपको एग्जामिनेशन में एक डायग्राम आता है, उस डायग्राम को आपको ए या बी चूज करना पड़ता है, ठीक है। देखो मैं सिंपल में बता रहा हूं, ये आपका रिब्स है और ये आपका डायफ्राम है, ठीक है। अगर डायफ्राम का पोजीशन या अगर कुछ इस तरीके से लेबल किया हुआ है ना, बाहर जा रहा है ऐसे एरोज, द एरोज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। दिस संडे आई विल गिव सच टाइप ऑफ क्वेश्चन डायग्राम वाले। तो अगर आपको एरोज आउटवर्ड्स दिख रहे हैं, मतलब क्या है? मैं बलून को एक्सपांड करने के लिए या लंग्स को एक्सपांड करने के लिए डायफ्राम को नीचे खींचूंगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा डायफ्राम, अपने ओरिजिनल से फ्लैट पोजीशन में जाएगा। तो डायफ्राम फ्लैट लिखते हैं, डायफ्राम के बारे में चर्चा करेंगे, बट डायफ्राम नीचे जाएगा। तो जब डायग्राम में आपको एरोस आउटवर्ड या अवे पॉइंटिंग आउट दिखे ना, देखो बाहर पॉइंट हो रहा है, तो जब आपको डायफ्राम बाहर तरफ पॉइंट दिखा तब क्या होगा? ये एक डायग्राम और दूसरा, ऐसे ही रिब्स, ठीक है, दिस आर द रिब्स और दिस इज द डायफ्राम। तो डायफ्राम अब अपने फ्लैट शेप से ऊपर तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये EICM है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर EICM, बॉडी वॉल और आपकी रिब्स के बीच की मसल। तो ये अगर अंदर तरफ जा रहा है एंड आई लेबल यू A एंड B, कौन सा इनहेलेशन है, कौन सा एक्सहेलेशन है? यू कैन आंसर मी। A या B? सेकंड। A क्या है? एक्सलेशन। एक्सहेलेशन। Exhalation. B क्या है? B Inhalation. इसके बेसिस पर मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर करो। अगर ये इनहेलेशन है, B इज व्हाट? B इज इनहेलेशन। और अगर ये एक्सहेलेशन है, तो आंसर मी, इनहेलेशन प्रोसीजर होने के लिए पहले वॉल्यूम बढ़ना चाहिए कि प्रेशर? क्या चीज होगा? वॉल्यूम और प्रेशर, दोनों की चीज बताओ, क्या होगा दोनों का? वॉल्यूम और प्रेशर। इनहेलेशन अगर हो रहा है, लंग्स का क्या होगा? वॉल्यूम के टर्म्स में बताओ, डिक्रीज या इंक्रीज? Volume will be increased. Volume will be increased. Volume will be increased. If volume increased, pressure का क्या है? Decreases. Pressure decrease. Decrease. आज एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको, उससे सिंपल से याद करना। और इसमें क्या होगा? दब रहा है, वॉल्यूम दब रहा है, वॉल्यूम दब रहा है, बलून को दबा रहे हो तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो कैसे एयर निकलती है बलून से। तो ये वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन अच्छे से समझ लेना। इनहेलेशन में आपको लिखना पड़ेगा, द डायफ्राम एंड द EICM they go opposite and they try to increase the volume of the lungs, so the pressure decreases, air rush inside. इसमें ये दबेगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज, राइट। चलो तो यहां लिखता हूं, स्टेर्नम का क्या होगा? स्टेर्नम को देखा जाए तो स्टेर्नम बाहर तरफ आएगी सर, और रिब्स भी बाहर तरफ आएगी। तो यहाँ स्टेर्नम में एंड रिब्स में दी राइट, ठीक है, स्टेर्नम एंड रिब्स। इसमें क्या होगा? स्टेर्नम एंड रिब्स रेज अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और वहां क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। मैं इनहेलेशन करूंगा तो मेरी स्टेर्नम और रिब्स बाहर आएगी, और जैसे ही मैं एक्सहेल करूंगा ये अंदर जाएगी, ठीक है। तो इतना बाहर नहीं जाता जितना मैं दिखा रहा हूं, बट वेरी स्लाइटली स्टेर्नम और रिब्स थोड़ा तो ऊपर आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है। स्टेर्नम और रिब्स के बीच में थोड़ा ऊपर आता है और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन। तो स्टेर्नम एंड रिब्स इनहेलेशन में क्या होगा? रेज upwards and outwards, ऊपर, बाहर और ऊपर की तरफ। नीचे तरफ नहीं जाता है आपका रिब केज नीचे नहीं जाएगा, बाहर तो आता है पर नीचे कि ऊपर। तो आंसर इज रेज्ड
आउटवर्ड, बाहर तो आता है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में। आप सांस ऐसे लेते हो इस तरीके से, आप कभी नीचे नहीं लेके जाते हो अपने स्टेरनम और रिब्स। तो यू रेज योर रिब केज। इनहेलेशन के लिए आप स्टेरनम और रिब्स को बाहर तो लाते हो लेकिन ऊपर तरफ, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बाहर और ऊपर की तरफ। एक्सेलेशन में क्या होगा? ब्रॉड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, ब्रॉड बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। अपने ओरिजिनल पोजीशन पर स्टेरनम और रिब्स को दोनों को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर लाया जाता है। आई होप पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। क्लियरली विजिबल है कि ब्लर हो रहा है? ये दिख रहा Visible है सर। है सर। ओके, अब बताओ EICM का क्या होगा? इनहेलेशन में क्या होगा? फास्ट। इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, और इधर होगा रिलैक्सेशन। अगर किसी को EICM में कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, इसमें डिफिकल्टी हो रही ना, तो सिंपल सी एक बात समझो, बड़ा भाई है डायफ्राम, बड़ा भाई है डायफ्राम, जो लंग्स नाम के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 80% तक खुद की जिंदगी समाप्त कर देता है। डायफ्राम नाम का बड़ा भाई लंग्स नाम के फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 80% तक नीचे घट जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो उसका छोटा भाई EICM है जो सिर्फ 20% बाहर जा पाता है। इस तरीके से दोनों लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा पाते हैं और प्रेशर को घटा देते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम का क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट। EICM का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, राइट। नेक्स्ट लिखो इसके बाद थोरैसिक वॉल्यूम। अगर EICM बाहर तरफ जा रहा है, या अगर मैं इसके बाद लिखता हूं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम क्या होती है? जैसे EICM कॉन्ट्रैक्ट हुई, इसी तरीके से डायफ्राम क्या हो जाता है? आप उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। डायफ्राम मसल नहीं है, वो स्केलेटल के बीच में एक मेम्ब्रेन है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो डायफ्राम डोम शेप्ड रहती है कब? जब एक्सेलेशन होता है, मतलब यहां पर वो डोम शेप्ड रहेगी, डोम शेप्ड। यहां पर क्या हो जाती है? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना, वो फ्लैट हो जाती है, फ्लैट शेप। तो फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है? EICM जैसे मसल है, इसी तरीके से फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्राम के साथ अटैच्ड हुई फ्रेनिक मसल, राइट। तो डायफ्राम क्या होता है? एक्सेलेशन इनहेलेशन के टाइम पर बिकम्स फ्लैट, ठीक है, बिकम्स फ्लैट शेप। डायफ्राम के फ्लैट होने के कारण क्या होता है? थोरैसिक का जितना भी मेरा वॉल्यूम है ये इंक्रीज होगा कि घटेगा? सर डायफ्राम के नीचे जाने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम will get increased or increases, thoracic volume gets increases, ऐसे लिख सकते हो। thoracic volume क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहां पर क्या होगा? डायफ्राम के डोम शेप होने की वजह से thoracic volume decreases, ठीक है, डायफ्राम डोम शेप, thoracic volume decreases, राइट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज व्हाट? फ्रेनिक मसल। अब आप लिख सकते हो EICM के जैसे ही डायफ्राम के साथ जुड़ी हुई फ्रेनिक मसल का क्या होगा? तो फ्रेनिक मसल जो डायफ्राम के साथ जुड़ी हुई है, उसका यहां लिखते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी मसल, डायफ्राम नीचे जाएगा, और इधर क्या होगा? वो रिलैक्स होगी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर। अब सबसे मेन एब्डोमिनल मसल, डायफ्राम के साथ जुड़ी हुई फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो एब्डोमेन के ऑर्गन्स क्या होंगे? दूर जाएंगे। इनहेलेशन में पेट दूर जाता है, इसके दूर जाने के कारण ऑर्गन्स दूर दूर जाएंगे, तो ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई मसल रिलैक्स्ड होगी, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स का क्या होगा? एब्डोमिनल मसल्स, इनहेलेशन में सर पेट दूर जाता है, ऑर्गन दूर दूर जाएंगे, तो उनके साथ जुड़ी हुई मसल्स भी दूर दूर जाएगी, मतलब एब्डोमिनल मसल्स होते हैं रिलैक्स। फिर वो सी नाम का पेशेंट, सी नाम का ट्रेन का पर्सन याद है, जिसको धक्का दिया जा रहा था ए नाम के ऑक्सीजन को लाने के लिए, तो वो बोलेगा चल वापस जा, ट्रेन आ चुकी है। आई गेस सैटरडे को मैंने एग्जांपल दिया था ये। तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स वापस आने की कोशिश करेंगे, मसल्स क्या होगी? एक्सेलेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ दिख रहा है क्या नीचे में? हाँ सर।
दिख रहा है तो ठीक है। तो इनहेलेशन में कौन सी मसल्स काम आती है? दो, एक है ईआईसीएम और एक है फ्रेनिक मसल। फ्रेनिक मसल यहां पर लिख लेना, आई होप दिख रहा हो। ईआईसीएम जहां लिखे हो ना वहां पर एरो करके लिख लो 20%। ये लंग्स का वॉल्यूम कितने प्रतिशत तक बढ़ा पाता है? 20%। ठीक। और फ्रेनिक मसल्स जो नीचे जाती है ये कितने प्रतिशत तक हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा सकती है? 80%। तो मैक्सिमम हमको कौन सा ब्रीथिंग, हमारा लंग्स का वॉल्यूम मैक्सिमम किस मसल से इंक्रीज होता है? फ्रेनिक मसल। ज्यादा से और कम से कम कितना? एआईसीएम करवाता है 20%। दोनों भी मिलकर हमको सपोर्ट करते हैं लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। ठीक है। वहां अगर मैं लिखूं मैं तो यहाँ एक्सेलेशन में कौन सी मदद आती है? तो मैंने आपको बताया डायफ्राम और ईआईसीएम तो आ चुके थे, इन्होंने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया। बट डायफ्राम को अपने वापस ओरिजिनल शेप पर कौन लाता है? एब्डोमिनल मसल। तो एक्सेलेशन में कौन सी मसल्स काम आती है? एब्डोमिनल मसल, क्योंकि उनको दबा कर रखा था। तो कोई किसी को दबा कर रखेगा तो वो तो सहन नहीं करेंगे, वो ऊपर प्रेस करेंगे। तो एक्सेलेशन में कौन सी मसल्स काम आती है? एब्डोमिनल मसल्स। आई होप दिख रहा होगा, एब्डोमिनल मसल्स। क्या दूं? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, यहाँ थोरासिक वॉल्यूम डिक्रीजेस। सबसे मेन पॉइंट, लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा लंग्स का वॉल्यूम? तो एक लॉ है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन ए क्लोज्ड चेंबर। चलो मानकर चलते हैं, क्या सुबह सुबह नहाने के लिए आप गए हो तो फिर आपने क्या खोला? टैप खोला, टैप से पानी आया। ओके सर, पानी कैसे आता है? एकदम प्रेशर से। ठीक है। आप जब तक ब्रश नहीं करोगे तब तक बॉटल भर जाएगी। बचपन में ऐसे करते थे ना कि पानी नहाने की इच्छा नहीं हो रही है, ठंडी का मौसम है, आप बहुत आराम से ब्रश करते थे ताकि नहाने के लिए समय लगे। बट बकेट इतने जल्दी भर जाती थी, तो चीज कॉन्सेप्ट लगा वहां पर, बकेट जल्दी भर रही है मतलब प्रेशर ज्यादा है। जैसे ही नल का प्रेशर, नल में से पानी गिर रहा है, वहां पर तेजी से पानी आ रहा है, यस, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। बट ऊपर टंकी में देखा जाए तो क्या टंकी का वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो टंकी का वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि आपके नल से टंकी में का ही वॉल्यूम का पानी नीचे आ रहा है। तो उस नल में पानी तेजी से आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है। प्रेशर ज्यादा है तो ऊपर पानी भी तो कम हो रहा है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। चलो सर नहीं समझा, बकेट में एग्जांपल लगाओ। बकेट खाली थी, हाँ, बकेट में पानी आ रहा है, यस, मतलब इस हिसाब से बकेट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बकेट में प्रेशर है? क्या बकेट के पानी में प्रेशर है? नहीं है। मतलब द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द बकेट डू नॉट हैव प्रेशर। ठीक है, उसके पास प्रेशर नहीं है। एंड द वाटर कमिंग फ्रॉम द टैंक इज हैविंग प्रेशर। बट दोनों का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो टंकी में के पानी का वॉल्यूम घट रहा है और बकेट में के पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। मींस वॉल्यूम एंड प्रेशर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दिस शोज बॉयल्स लॉ। ये हम लंग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तब प्रेशर घटेगा। तो लंग्स का अगर लिखें, यहां पर लिखता हूं मैं लंग्स, तो ये लंग्स में क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने आपको एग्जांपल दिया, शायद समझ गया होगा। टंकी में देखो तो पहले टंकी भरी रहेगी, बकेट देखो तो बकेट खाली रहेगी। इसका वॉल्यूम घटेगा तभी यहां से प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और इसका वॉल्यूम बढ़ेगा बट प्रेशर नॉर्मल रहेगा। अब आप किसी को बकेट तेजी से मारो, तेजी से, जैसे होली नहीं खेलते हैं, तेजी से बकेट का पानी फेंको, बकेट में से पानी खाली होगा क्योंकि प्रेशर तो बढ़ रहा है ना। उसके एकदम चटके से पानी उसको लगेगा कि नहीं? एकदम जोर से उसको पानी लगेगा और वो आपको फिर चिल्लाएगा, राइट? तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कहीं का वॉल्यूम भी तो डिक्रीज हो रहा है। लंग्स को दबाओ, क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। तो एक किस लॉ से हमको स्टेट होता है? ये केमिस्ट्री का लॉ है, आपको सर बताएंगे अच्छे से। यहाँ पर आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, आपको बॉयल्स लॉ के बारे में कुछ भी पूछेगा, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। तो लंग्स में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो लंग्स वॉल्यूम विल एक्सपांड। तो यहाँ लिखता हूँ लंग्स एक्सपांड होगी, किसमें? इनहेलेशन में। इनहेलेशन में लंग्स एक्सपांड होगी। और एक्सहेलेशन में आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम
ऑफ लंग्स डिक्रीजेस या कम बैक टू ओरिजिनल। यहाँ लिख सकते हो एक्सपांड मतलब क्या, वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बिकॉज अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, राइट। लास्ट लिखते हैं, कौन है वो नादान परिंदा? शैलेश पिदुरकर, कहाँ ध्यान है? अच्छा, शैलेश अपनी ब्रीथिंग मैकेनिज्म समझा रहा था कि मैं ऐसे सांस लेता हूँ, राइट। देखो, प्रेशर इनसाइड लंग्स, तो वॉल्यूम अगर एक्सपांड हो रहा है, प्रेशर का क्या होगा, वो इनहेलेशन पर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया जाता है, प्रेशर कम किया जाएगा। तो वही मैं पिछले क्लासेस में आपको समझा रहा हूँ, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में कम किया जाता है। ये मत लिख देना एग्जाम में, लंग्स का प्रेशर नेगेटिव रहता है ना, एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में अपना प्रेशर कम कर लेते हैं ताकि एयर रश करे। तो अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, 1 atm से कम प्रेशर रहेगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बाहर का प्रेशर है तो ये आंसर सही नहीं है, -1 atm रहेगा। नहीं, -1 atm मतलब नेचर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एग्जैक्टली अपोजिट लंग्स का प्रेशर वर्क कर रहा है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, उसने 4 रोटी खाई है, मैंने 3 रोटी खाई है, मतलब मैं -1 रोटी के स्टेट में हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने 4 खाया है, मैंने कुछ भी नहीं खाई और मैंने -1 मतलब 0 से भी कम के स्टेट में हूँ, ये सही नहीं। ये बहुत स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। जैसे रोटी 4 है, उसने 4 खाया है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी है उससे मेरे पास इतना कम है, बस। तो प्रेशर इनसाइड लंग्स क्या रहता है, डिक्रीज किया रहता है। कितना कम किया रहता है, पिछले वाले क्लासेस में बताया था, 16 mm ऑफ Hg, बाहर से 16 mm ऑफ Hg कम कर दिया जाता है इनहेलेशन के दौरान। ठीक है, तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड, P फॉर प्रेशर, प्रेशर इज रिड्यूस्ड। मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, एग्जाम में ये दिक्कत, ये भूल कभी मत करना। वॉल्यूम पहले बढ़ेगा तभी जाकर प्रेशर घटेगा। टंकी और बाल्टी का एग्जांपल लगाना, जब तक नीचे का वॉल्यूम घटेगा नहीं, ऊपर से टंकी में प्रेशर आएगा नहीं, तब तक नल में प्रेशर कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर बकेट में पानी ही नहीं होगा, वॉल्यूम ही नहीं होगा, तो किसी पर्सन को मारो, उसको प्रेशर महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि बकेट में पानी ही नहीं था। तो यही लंग्स के लिए अप्लाई होता है, पहले लंग्स बढ़ेगी तभी प्रेशर घटेगा। इसलिए मैंने पहले वॉल्यूम की चर्चा की है लंग्स में। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीजेस और वहां वॉल्यूम डिक्रीजेस, उसके बाद अब प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर सर आपका वीडियो पॉज हो गया। सर आपका वीडियो पॉज हो गया।